हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट है और आपकी लाइफ से रिलेटेड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करने वाले हैं। आप जाएंगे अपनी डेली लाइफ में तो देखते होंगे ये जो टॉपिक है, ये जो दवाएं यहाँ पे आप पढ़ेंगे, इसका बहुत यूज़ है। तो वो क्या है? वह नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब ये क्या होती हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स? तो ये वो दवाएं होती हैं जो इन्फ्लामेशन को ठीक करती हैं। अब इन्फ्लामेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसमें 4-5 चीज़ें आती हैं, लेकिन मेन जो 2-3 चीज़ें हैं वो ये हैं कि उसमें दर्द होता है। जब इन्फ्लामेशन होगा तो दर्द होता है, उसमें सूजन हो जाता है और क्या होता है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, जिसको हम लोग फीवर बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का? दी ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेशन। वो दवाएँ जो इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। इन्फ्लामेशन आप समझ चुके हैं। एंड माइल्ड टू मॉडरेट पेन। अब उसमें इन्फ्लामेशन में पेन भी आ जाता है और हल्का या थोड़ा हल्के से और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं बल्कि माइल्ड और मॉडरेट पेन को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। एंड फीवर, और बुखार को ठीक करने के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। यानी वो दवाएं जो सूजन को, मान लीजिए जो सूजन या तो फिर दर्द को या फिर बुखार को, फीवर को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, वो सब किस में आती हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब ये स्टेरॉयडल और नॉन स्टेरॉयडल के चक्कर में आपको नहीं जाना है, इसलिए कि इतना डीपली आपको पढ़ना नहीं है। एक होता है स्टेरॉयड जो रिंग्स टाइप्स की चीज़ें होती हैं, और एक होता है जो वो रिंग नहीं होती, वो नॉन स्टेरॉयडल होती हैं। बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन क्या होता है? तो इट इज़ ए कंडीशन, ये कंडीशन है आपकी बॉडी का, इन विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिकम्स रेडनेस, जिसमें किसी बॉडी का पार्ट हो सकता है कि वहाँ पे रेडनेस हो जाए। जैसे कि मान लीजिए चींटी आपको काटती है या कोई और मतलब कीड़ा वगैरह काट लेता है, तो उस एरिया में देखते होंगे कि लाल सा एक धब्बा सा पड़ जाता है, सूजन हो जाता है, वो एरिया थोड़ा सा गर्म हो जाता है। और ये भी होता है कि जिस एरिया में इन्फ्लामेशन होता है उसमें क्या, उस एरिया के जो जहाँ पे इन्फ्लामेशन है उस एरिया के जो मसल्स हैं वो काम करना थोड़ा बंद कर देते हैं, ऐसे ही वहाँ पे सूजन हो जाता है। और हॉट नहीं, यहाँ पे हीट होना चाहिए, हॉट या हीट। और वहाँ पे क्या होता है, वो एरिया गर्म हो जाता है और दर्द होता है उसमें, ठीक है। स्पेशली एज रिएक्शन टू इंजरी, जब आपके जो हमारे सेल होते हैं जब उनको इंजरी होती है, या तो फिर क्या होता है इन्फेक्शन होता है, यानी बाहर से कोई अटैक कर रहा है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, इस टाइप की चीज़ें जब अटैक करती हैं, या फिर हमारे केमिकल हमारी बॉडी के, यानी ये समझिए कि इंटरनल या एक्सटर्नल रीज़न की वजह से जब कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल रीज़न की वजह से जब कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तब क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। वो केमिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं? या तो हो सकता है ये वायरस, बैक्टीरिया यानी माइक्रोब्स का अटैक भी हो सकता है, या हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं जो नहीं होने चाहिए। तो फिर हमारी एंटीबॉडीज़ क्या होती है? एक्टिव हो जाती है, फिर उसके अगेंस्ट काम करती है, तो उसमें फीवर वगैरह सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। फिर अब ये दवाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ये समझ लीजिए, तब ये दवाएं कैसे काम करती हैं, फिर आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा और समझ में आएंगी, ठीक है। अब ये समझिए कि हमारा जो सेल है, ये सेल किससे मिलके बना हुआ है? तो इसका ये समझिए, ये सेल जो है, इसका बाहर का जो साइटोप्लाज्म है, जो मेम्ब्रेन है, वो बना है फॉस्फोलिपिड का। और फॉस्फोलिपिड के साथ में जब रिएक्शन करता है फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, यानी ये एंजाइम जो है फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, ये इसके जो बाहरी लेयर होती है, ये जो सेल है इसका जो बाहरी ये क्या कहते हैं मेम्ब्रेन है, ये बना होता है फॉस्फोलिपिड का, ठीक है। इधर से भी ऐसे रहता है, इधर से भी फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर ये बना रहता है, ठीक है। इस पे अटैक करता है, फॉस्फोलिपिड पे अटैक करता है फॉस्फोलाइपेज। जब फॉस्फोलाइपेज इसके साथ मिलता है तो बनाता है क्या? अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड बना देता है, ठीक। अब जब ये अरेकिडोनिक एसिड बनता है, फिर ये क्या करता है? ये जाके रिएक्शन करता है, ये मिलता है हमारी बॉडी के अंदर, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉक्स। क्या बोलते हैं? कॉक्स और लॉक्स। ये क्या करता है? जो अरेकिडोनिक एसिड बन गया, ये कॉक्स और लॉक्स से जो एक एंजाइम है, इनके साथ जाके वो मिलता है, और जब इनके साथ मिलता है तो फिर ये क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। क्या बनाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। आप सुने होंगे, पीजी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अलग अलग तरीके के होते हैं।
असल में जो दर्द होता है हमको जो दर्द होता है, जो बुखार का एहसास होता है, वो जब प्रोस्टाग्लैंडिन बन जाता है तभी हमको दर्द होता है, तभी हमको क्या होता है, हमारा फीवर वगैरह बढ़ता है। समझ में आ रही बात? बॉडी का टेम्परेचर कब बनता है? जब प्रोस्टाग्लैंडिन निकलता है। लेकिन अब ये जो कॉक्स हैं ये भी क्या होते हैं, कई तरीके के होते हैं, कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3। तो असल जो रीज़न होता है बुखार के लिए, दर्द के लिए, वो कौन करता है? कॉक्स 2 करता है। ये ध्यान रखिएगा, जो बुखार होता है, आदमी को दर्द होता है और सूजन वगैरह होता है, तो उसके लिए रीज़न कौन होता है, मतलब कौन कारण बनता है उसका? तो कॉक्स 2। ठीक है, अगर कॉक्स 2 को बंद कर दिया जाए, कॉक्स 2 को बंद कर दिया जाए, यानी उसको उसके काम से रोक दिया जाए कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन न बनाए, तो फिर क्या होगा? आपको दर्द का एहसास नहीं होगा, आपका फीवर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, या तो फिर आप इसको रोक दें तब भी नहीं होगा, या तो फिर यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज को ही रोक दें तब भी नहीं होगा। लेकिन जो दवाएं होती हैं वो ज़्यादातर ऐसी हैं जो कॉक्स पे काम करती हैं। ठीक है, किस पे? कॉक्स पे काम करती हैं, कॉक्स 1 या कॉक्स 2। अब इसमें दवाएं कई तरीके की होंगी, या तो वो पूरे कॉक्स को ही बंद कर देंगी तो दिक्कत हो जाती है उससे, क्योंकि ये जो कॉक्स 1 है इसका काम और भी होता है। जैसे कि हमारे स्टोमक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अगेंस्ट काम करता है, अगर वो ना हो तो फिर हमारे पेट का जो मतलब लेयर होता है अंदर वाला, वो क्या हो जाए, उसमें अल्सर हो जाए, वो कट जाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना ख़तरनाक होता है, इतना हार्ड होता है, तो ये उसके फॉर्मेशन में, उसके सिक्रेशन में काम कौन करता है? कॉक्स 1। ये कॉक्स 1 उसके सिक्रेशन में काम करता है। अगर ये कॉक्स 1 को हटा दिया जाए, अगर उसको बंद कर दिया जाए, तो फिर वहाँ पे जो हमारा म्यूकस का जो सिक्रेशन होता है वो निकलना बंद हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा। ठीक, तो इसको अब ये जो दवाएं आती हैं वो सारे कॉक्स पे काम करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ कॉक्स 2 पे काम करती है, उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, और जो सब पे काम करती हैं उसको बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब इसको बंद कर दें, जो इसको पूरे को बंद कर दें वो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हो जाएंगी। ऐसे ही जो सिर्फ कॉक्स 2 को बंद करें, जो मेन कारण है दर्द का और फीवर का और सूजन का, सिर्फ कॉक्स 2 को अगर बंद कर दें तो फिर तो वो जो दवाएं आती हैं जो सिर्फ कॉक्स 2 को बंद करती हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। ठीक है, इतना बात आप समझ लीजिए तो आपके लिए अब समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इसके हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, तो इसमें एक आपने देखा क्या है? नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। अब आप समझ चुके हैं कि नॉन सेलेक्टिव क्या होता है, यानी मान लीजिए ये कॉक्स 1 है, कॉक्स 2 है। ठीक, तो अब ये जो दवाएं होंगी ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों पे काम करेंगी, तो इससे दिक्कतें भी होंगी, चूँकि कॉक्स 1 के बंद होने से कई सारी दिक्कतें मतलब हो रही थी, तो अगर ये वाली दवा आप देते हैं तो कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों को ये ब्लॉक करेंगी और इससे कई सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। अभी आप वो देखेंगे क्या इसका मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है या क्या साइड इफेक्ट आता है। अब ये जो नॉन सेलेक्टिव है इसमें कौन कौन सी आती हैं? तो एक आती है सैलिसिलेट्स। क्या है? सैलिसिलेट्स, उसका है एक एग्जांपल एस्पिरिन, जो बहुत ज़्यादा फेमस दवा है, इसके बारे में आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है पैराजोलोन डेरिवेटिव, जिसका एग्जांपल क्या है? फेनाइल ब्यूटाजोन। एक है इंडोल डेरिवेटिव, जिसका एग्जांपल क्या है? इंडोमेथिसिन। एक है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसका एग्जांपल क्या है? आइबुप्रोफेन। और है एरिल एसेटिक एसिड डेरिवेटिव्स, एरिल एसेटिक एसिड डेरिवेटिव्स, इसका एग्जांपल क्या है? डाइक्लोफेनाक, ये भी यूज़ होता है, इसको भी देख लीजिएगा। और एक क्या है? ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स, उसका एग्जांपल क्या है? पायरोक्सीकेम। अब जो पीछे आपने देखे हैं, अगर चाहें तो सारे याद कर लें, अगर कुछ उसमें से याद कर लेते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। अब जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, और एक तीसरी क्या है? सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। ये दोनों क्या है? कॉक्स 2 पे ही काम करती हैं। ये दोनों क्या है? कॉक्स 2 पे काम करती हैं। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे निमेसुलाइड, मिलोक्सिकैम, ऐसे सेलिकॉक्सिब, रोफेकॉक्सिब, वाल्डेकॉक्सिब, ये सब क्या है? कॉक्स 2 पे ही काम करते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, यानी इसके मुकाबले में ये जो दवाएं हैं ये ज़्यादा प्रीफर की जाती हैं, ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। ठीक है, यानी 2 दवाएं हैं, अगर ये है और ये है तो इसको छोड़ के किसको यूज़ किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है। अब चौथी जो है ये भी उन्हीं के अंदर ही है, लेकिन इसको अलग से कर दिया है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। अब ये जो दवाएं थी ऊपर वाली, इनके अंदर दर्द को भी ठीक करते हैं, बुखार को भी ठीक करेंगे, इन्फ्लामेशन को भी ठीक करेंगे, लेकिन ये जो दवाएं हैं चौथे नंबर की है, इसके अंदर जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है, एक्शन है, वो थोड़ा कम है। ठीक है, वही कह रहे हैं कि एनाल्जेसिक भी इसके अंदर, यानी दर्द को भी कम करेंगी, ये पायरेटिक यानी बुखार को भी ठीक करेंगी, लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन को कम करने की ताकत इसके अंदर थोड़ी कम है। तो वो कौन सी है?
पैरा अमाइनोफेनोन डेरिवेटिव्स, पैरा अमाइनोफेनोल डेरिवेटिव्स, उसका एग्जाम्पल क्या है? पैरासीटामोल, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका जो असल केमिकल नेम हो क्या है, तो वह है असीटामिनोफेन, ठीक। और दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है? पैराजोलोन डेरिवेटिव्स, इसका एग्जाम्पल क्या है? मेटामिजोल। तो ये दवाएं खूब यूज़ होती हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब ये जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, इनका इंडिकेशंस क्या है, यानी कब इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग? तो एक तो इसको एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी दर्द वगैरह को ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सर में दर्द है, ऐसे ही दांतों में दर्द है, जिसको डेंटल एक भी बोल सकते हैं, डेंटल पेन बोल सकते हैं। ऐसे मसल्स में दर्द, आपके बदन में दर्द हो रहा है तो भी इसको यूज़ करेंगे। ऐसे ही अर्थराइटिस हो रहा है, हड्डियों में दर्द वगैरह है तो उसमें भी यूज़ करेंगे। ऐसे ही माइग्रेन है, आधे सर का दर्द है तो उसमें भी यूज़ करेंगे। ऐसे ही डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया का मतलब होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर दर्द होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये दवा यूज़ होती हैं। और कैसे यूज़ होती हैं? दूसरे इसका टाइप है वो एंटीपायरेसिस। एंटीपायरेसिस मतलब बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए, यानी बुखार को ठीक करने के लिए भी ये यूज़ होती हैं, ठीक। ये बुखार को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। और तीसरे किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं? एंटी इन्फ्लामेशन, यानी सूजन को कम करने के लिए। और सूजन के इन्फ्लामेशन का मतलब ये समझिए कि उसके अंदर सूजन भी है, दर्द भी है। ये जो है एंटी इन्फ्लामेशन, तो जैसे कि बीमारियों के नाम है क्या? रीमेटॉइड्स। रीमेटॉइड्स मतलब जो आपके घुटनों वगैरह में दर्द होता है ना, घुटनों में दर्द होता है, गठिया का, जिसको हम लोग बोलते हैं गठिया का दर्द, जोड़ों का दर्द, तो वो रीमेटॉइड्स होता है। ऐसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसमें क्या होता है? जो कार्टिलेज होता है ना, हड्डियों के किनारे जो कार्टिलेज होता है वो, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें भी दर्द वगैरह होने लगता है, तो ये क्या? ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऐसे ही एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी यूज़ होता है। ये क्या होता है? ये जो हमारी बड़ी हड्डियाँ होती हैं या जो हमारा बैक बोन है, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल की जो हड्डियां हैं उसमें जब दिक्कत आती है तो वो होता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। या जो हमारी बड़ी हड्डियां होती हैं उसमें दिक्कत आती है तो उसको बोलते हैं हम लोग एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ऐसे ही बर्साइटिस है, इसको भी ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं दवाएं। बर्साइटिस क्या होता है कि मान लीजिए हमारी हड्डियां जो होती हैं उसके पास में कुछ फ्लूइड होता है, उस सेक के अंदर होता है, यानी एक थैला होता है, थैला टाइप का, उसके अंदर वो क्या होती है? वो कुछ लिक्विड होती हैं, कुछ फ्लूइड्स होते हैं, जिस पे क्या है? हमारी हड्डियों को थोड़ा सहारा मिलता है, उस पर कहते हैं कुशन करते हैं। यानी कुशन मतलब ये उसको सहारा देते हैं। ये क्या करते हैं? उसको कुशन का काम करते हैं। जैसे लगाते हैं ना लोग, आपने देखा होगा कि चेयर पे, सोफा पे बैठते हैं तो पीछे कुशन होता है, उस पर टेक लगाते हैं, थोड़ा सहारा मिलता है। ऐसे ही हड्डियों को थोड़ा सहारा देने के लिए फ्लूइड होता है जो कुशन का काम करता है, तो उसके अंदर खराबी आ जाती है। समझ में आ रहा है? बर्साइटिस उसमें बोलते हैं कि उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें खराबी आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये दवाएं यूज़ होती हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो अभी जो मैंने बताया आपको कैसे वो काम करते हैं, वो उसका फार्माकोलॉजिकल क्या है? एक्शन है कि हमारे सेल जो होते हैं उसका जो बाहर का फॉस्फोलिपिड लेयर होती है उस पर फॉस्फोलाइपेज उस पर काम करता है, तो पूरा जो प्रोसेस है उसका क्या है? क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ठीक। अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो इन स्टोमक में इसका क्या एडवर्स इफेक्ट दिखता है? तो ये क्या करते हैं? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है? NSAIDs भी कहते हैं और NSAIDs भी कहते हैं। तो ये ब्लॉक कर देते हैं किसको? बायोसिंथेसिस ऑफ PG। ये PG को, अभी मैंने बताया ना, PG यानी प्रोस्टाग्लैंडिन को ये क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, यानी उसके बायोसिंथेसिस, यानी उसको सिंथेसिस नहीं होने देते हैं, बनने नहीं देते हैं, ठीक। वो बन नहीं पाता है। विच इनहिबिट द एसिड सिक्रेशन एंड प्रोमोट द सिक्रेशन ऑफ साइटोप्रोटेक्टिव म्यूकस इन GIT। अभी मैंने बताया ना कि जैसे COX-1 को जब ब्लॉक किया जाता है, COX-1 को जब ब्लॉक किया जाता है तब भी वहाँ पे क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या कहते हैं? सिंथेसिस बंद हो जाता है, वहाँ बनना उसका भी बंद हो जाता है। अब जो COX-1 से जो बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन, वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। COX-1 से जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, और COX-2 से जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है वो हमको क्या कहता है? दर्द देता है, बुखार कराता है, इन्फ्लामेशन कराता है, ठीक। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? समझ लीजिए COX-1 से बनने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन की बात हो रही है, तो उसी की बात हो रही है कि तो इसको क्या करता है? वो ब्लॉक कर देता है उसको, फिर ठीक है। जब उसको ब्लॉक कर देगा तो फिर क्या होता है? म्यूकस जो वहाँ से निकलता है, जो कि क्या होता है? साइटोप्रोटेक्टिव म्यूकस होता है। अब साइटोप्रोटेक्टिव म्यूकस क्या है? समझ लीजिए कि वो जो म्यूकस होता है जो हमारे स्टोमक को क्या कहते हैं? इंजरी करने से रोकता है। समझ में आ रही है? एक समझ लीजिए
एक ये भी केमिकल सब्सटेंस होता है, एक लिक्विड टाइप का चीज़ होता है जो जब निकलता है तो पूरे पेट में फैल जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंदर हमारे काम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो अंदर की लेयर होती है स्टमक की वो डैमेज नहीं हो पाती है। लेकिन अगर ये जो प्रोटेक्टिव म्यूकस है, जो बचाने वाला, हिफाजत करने वाला जो म्यूकस है, अगर वो निकलना बंद हो जाए तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है डैमेज के। इनर लेयर ऑफ स्टोमक, जो हमारे लेयर अंदर का स्टोमक का जो लेयर है उसके डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और फिर क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हमको हो सकता है। और क्या जानते हैं कि आप ये कॉक्स 1 प्लेटलेट्स को भी हेल्प करता है। द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स आर डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसकी वजह से ये भी क्या होता है, इसका जो प्लेटलेट्स का फंक्शन है डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों कि ये जो होता है वो प्रिवेंट करता है किसको, फॉर्मेशन ऑफ TXA2 यानी थ्रोम्बोक्सेन A2 को ये क्या करता है, इसके बनने को बंद कर देता है। ये एक कंपोनेंट है किसका, प्लेटलेट्स का एक कंपोनेंट क्या है, TXA2, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोक्सेन A2 बोलते हैं, ठीक है। और यही क्या करता है, ब्लड ये कॉन्स्ट्रिक्शन कराने का मेन फैक्टर होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब नसें मान लीजिए कट गई हैं, उसको सिकुड़ा देगा तो खून जल्दी से बंद होता है। तो वो कौन करता है ये। तो अगर इसको प्लेटलेट्स को डिस्टर्ब करता है तो इसका फॉर्मेशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब इसका बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये आपके जो ब्लड क्लॉटिंग है वो जल्दी से नहीं होगा और ब्लीडिंग देर तक आपकी होती रहेगी। अब इसका क्या कहते हैं, अब और कहाँ पे ये पाया जाता है, तो इन यूट्रस के अंदर भी प्रोस्टाग्लैंडिन होता है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जो नॉन स्टेरॉइडल, जो नॉन सेलेक्टिव दवाएं हैं, नॉन सेलेक्टिव दवाएं हैं वो क्या करती हैं, वो हर जगह काम करती हैं। तो वो क्या कहते हैं, यूट्रस के अंदर भी जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको भी बंद कर देती हैं, जो कि वो क्या करता है, हेल्प टू ओपन द सर्विक्स। जो यूट्रस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है वो सर्विक्स को खोलने का काम करता है। सर्विक्स क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे जो निकलने का उसका रास्ता है, वो समझिए सर्विक्स से जानते होंगे आप अच्छे से। तो उसको खोलने का काम कौन करता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन जब वहाँ पे रिलीज़ होता है तो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो फिर वो वहाँ से वो खुल जाता है उसका माउथ। बट इन द केस ऑफ इनहिबिशन ऑफ PGS यानी प्रोस्टाग्लैंडिन को अगर बंद कर दिया जाए तो फिर क्या होता है, लेबर में डिफ़िकल्टी होती है। लेबर मतलब बच्चे के पैदा होने में बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। और कहाँ पे ये मतलब क्या दिक्कत आ सकती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स से। तो ये क्या करते हैं, डिक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो, यानी हमारे जो किडनी के अंदर जो ब्लड का एक फ्लो होता है, जिस तेज़ी से ब्लड वहाँ पहुँचता है उसकी स्पीड को ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। एंड देन ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो हमारा ग्लोमेरुलर होता है, यानी आप यहाँ पे मैं डिटेल नहीं बताने वाला हूँ, समझ लीजिए कि वो जहाँ पे जिसके अंदर जाके ब्लड फिल्टर होता है वो क्या होता है, ग्लोमेरुलर होता है। तो उस ग्लोमेरुलर के अंदर फिल्टर होता है तो उस फिल्ट्रेशन रेट भी क्या होता है, डाउन हो जाता है। अब आपको क्या पढ़ना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि इसको कब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो कब यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है तब इसको यूज़ नहीं करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अगर किसी के आदमी का जो इम्यून सिस्टम है वो, जैसे मान लीजिए किसी ने एस्प्रिन खाया और उसका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट जाके क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है, तो ऐसे आदमी को वो वाली दवा नहीं देंगे, ठीक। दूसरा, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है तो उसको भी नहीं देंगे, यानी उसके GIT में अगर कहीं अल्सर है उसको भी नहीं देंगे। ऐसे ही उन बच्चों को जिनको चिकन पॉक्स हुआ है या इन्फ्लुएंजा से वो क्या सफ़र कर रहे हैं, बीमार हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से उनको दिक्कत हो रही है, तो उनको भी ये दवा नहीं देंगे। ऐसे ही इन क्रोनिक लीवर डिसीज़, अगर किसी को बहुत पुरानी क्या है लीवर की बीमारियां हैं तो उसमें भी इसको नहीं देंगे। ऐसे ही प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को नहीं देना है, थोड़ा बहुत ख्याल करके देना है। ऐसे ही इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, और जो माएँ अभी दूध पिला रही हैं तो उनको भी क्या है, ये दवाएं बहुत संभल के और बहुत होशियारी से देने की ज़रूरत है। अब ये आप समझ गए हैं। अब कोई भी, अब समझिए आगे कुछ हमको पढ़ना नहीं है ज़्यादा। अब जितनी भी दवाएं आएंगी नॉन स्टेरॉइडल
जो ड्रग्स हैं उनका सबका तकरीबन यही मिलता जुलता उनका जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है या जो उनका एडवर्स इफेक्ट है या उनका जो इंडिकेशन है कहाँ पे यूज़ होंगी, तो वो सब क्या है मिलती जुलती ही आएंगी। अब एक दो दवाओं का, दो तीन दवाओं का हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं अलग अलग, वरना बात है सब में वही सेम आपको मिलने वाली है। ठीक, अब जैसे एस्पिरिन है, ये मैंने इसलिए दिया है कि मान लीजिए एग्जाम्पल अगर आपको अगर कोई मतलब एग्जाम में कोई एक दवा का एग्जाम्पल पूछ लेता है तो एक दो मैंने दे दिया है सैंपल के, इस तरीके से आपको उसमें क्या करना, लिखने की कोशिश करनी है। तो इट इज़ ए नॉन सेलेक्टिव एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एस्पिरिन क्या है, नॉन सेलेक्टिव है, तो आप ये लिख देंगे। दूसरा क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है ये, तो ये एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ होती है, जैसे हेडेक हो गया, और ऐसे ही क्या है डिस्मेनोरिया हो गया। डिस्मेनोरिया मतलब फीमेल्स होती हैं, उनको जब ब्लड आता है तो उसमें जो दर्द होता है, जो क्रैम होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये जब उसमें क्रैम होता है, जब दर्द होता है, तो अभी मतलब ये कि बच्चा अभी 1 से 2 महीने 1.5 महीने का अंदर का है तब दे सकते हैं, लेकिन जब उस दिन ज़्यादा हो जाता है, 4 महीना 5 महीने का बच्चा हो जाता है, उसके बाद अगर दर्द होता है, इस टाइप का कुछ ऐंठन होता है वहाँ पे, तब ये दवाएं नहीं दी जाती हैं। ठीक है, मसल्स पेन हो रहा है, अगर बदन में दर्द हो रहा है, मसल्स के अंदर दर्द हो रहा है, तब भी ये दवाएँ देते हैं। ऐसे ही एंटीपायरेटिक के तौर पे देते हैं इसको, जैसे कि बुखार है, फीवर है, टेम्परेचर बदन का हाई हो रहा है तब भी देंगे। ऐसे इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे इसको देते हैं, जैसे कि मान लीजिए रीमेटॉइड्स हो गया। रीमेटॉइड्स मतलब जो ये सब ये जो है ना, ये हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां हैं, हड्डियों में दर्द हो रहा है। ऐसे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जो कार्टिलेज है उसमें ये गठिया का दर्द है। ठीक, हड्डियों में गठिया का दर्द है। ऐसे ही अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये भी समझ लीजिए आपके हड्डियों की गठिया का दर्द ही है। इसमें क्या होता है, जो कार्टिलेज होता है वो उसमें दिक्कत आ जाती है। ऐसे इनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें भी ये भी क्या हड्डियों की ही बीमारी है। ठीक है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि इन डिसीज या इन पेन, आप बोन रिलेटेड या इन बोन रिलेटेड पेन में हम ये दवाएं क्या करेंगे, दे सकते हैं। अगर आप सिंपल में लिखना चाहें तो आप ये लिख दीजिए कि जो हमारे बोन से रिलेटेड दर्द है, पेन है, उसमें हम लोग इसमें क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसको क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। और इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो वही आपने पीछे जो पढ़ा सेम वही है। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा अलग नहीं है, सिर्फ एक इसमें बढ़ा दिया है। अगर स्टोमक के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, स्टोमक के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तब हम लोग एस्पिरिन नहीं देंगे। हाँ, एक चीज़ ये देखिए, डोज इसका कितना देंगे, तो अगर एडल्ट है तो 325 mg से 650 mg तक हम ये क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं ओरली। किसको, एडल्ट को, यानी जो 12 साल से 18 साल से ऊपर के हैं, और 4 घंटे से 6 घंटे के ड्यूरेशन के बीच में, या ड्यूरेशन लिख लीजिए। ठीक है, ड्यूरेशन कितना होगा, 6 से 4 घंटे के, 4 से 6 घंटे के बीच में जैसी ज़रूरत पड़ रही है उसके हिसाब से देंगे। लेकिन एक दिन में हम 3.9 ग्राम से ज़्यादा नहीं देंगे, यानी मान लीजिए 4 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में आप नहीं देंगे, वरना नुकसान कर जाएगी ये दवा। ऐसे ही बच्चों के जो 12 साल से कम के हैं, अंडर 12 साल के हैं, तो उनको क्या करेंगे, 10 से 15 mg पर kg के हिसाब से देंगे। और इनकी भी टाइमिंग वही है, मतलब 4 से 6 घंटे के ड्यूरेशन के हिसाब से आप उनको दे सकते हैं। अब आइबुप्रोफेन है एक दवा जो यूज़ होती है। तो आइबुप्रोफेन क्या है, ये भी एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, जो ये याद रखिए एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस नाम से मार्केट में बिकती है। तो ब्रूफेन के नाम से मार्केट में ये दवा आती है। कहाँ पे यूज़ होती है, तो हेडेक में, सर के दर्द में, दांतों के दर्द में, ऐसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्स हो रहा है, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें उसकी उस टाइम पे दर्द होता है तो उसमें भी देंगे। ऐसे ही मसल्स में दर्द हो रहा है, ऐसे अर्थराइटिस यानी हड्डियों का दर्द है, फीवर है। ऐसे ही इन कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, यानी नॉर्मल जो सर्दी और जुकाम होता है, तो उसमें भी ये दवा हम लोग दे सकते हैं। और कहाँ पर नहीं देंगे, तो अभी सारी चीज़ें जो आप पीछे पढ़े हैं वही सारी चीज़ें इसमें भी है। चिकन पॉक्स वगैरह इन सब में नहीं देंगे। ऐसे ही प्रेगनेंसी में भी नहीं देते हैं। और कहाँ पे नहीं देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग ये भी पढ़ सकें। हाँ, क्या कहते हैं, अस्थमा में नहीं देंगे। किसमें, अस्थमा वाले पेशेंट को भी आइबुप्रोफेन नहीं देंगे आप। ऐसे ही किडनी का किसी को प्रॉब्लम है या लिवर का प्रॉब्लम है, उसमें भी नहीं देंगे। स्टोमक ब्लीडिंग है, उसमें नहीं देंगे। ऐसे किसी को हाइपर टेंशन है, यानी किसी का ब्लड प्रेशर अगर हाई है, तो उसमें आइबुप्रोफेन आप नहीं देंगे। अब एक दवा है क्या है, डाइक्लोफेनेक। ऐसे क्या है, डाइक्लोफेनेक है। तो डाइक्लोफेनेक भी तमाम बातें सेम वैसे ही जैसे आपने एस्पिरिन में पढ़ा है या आइबुप्रोफेन में पढ़ा है, सेम वैसे ही है, कुछ फ़र्क नहीं है, इसलिए इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे कुछ। एक है पैरासीटामोल, जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी यूज़ होने वाली दवा है। तो ये भी एक क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इट इज़ जस्ट लाइक द एस्पिरिन। ये भी ये एस्पिरिन की तरह से ही है, जैसे एस्पिरिन का जो भी फंक्शन है, जो कुछ भी है, वैसे ही ये भी काम करती है।
उसका भी सेम फंक्शन क्या है, ऐसा ही है, लेकिन इसका इट हैज़ वीक एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। इसके अंदर इन्फ्लामेशन को कम करने वाली जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम है, यानी सूजन वगैरह अगर है तो वो इसके अंदर नहीं है। बाकी ये क्या है, ये फीवर को ठीक करने के लिए और दर्द को ठीक करने के लिए तो सही है, खाली अगर सूजन वगैरह कहीं पे है तो उसको ठीक करने में ये उतना फ़ायदेमंद नहीं होता। इसका उसमें थोड़ा सा क्या पावर कम है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। इंडिकेशन क्या है, तो सेम वही जो आपने पढ़ा अभी पीछे, सेम वही है, कुछ फ़र्क नहीं है। यानी हेडेक को, टूथ यानी क्या कहते हैं, सर के दर्द में यूज़ करेंगे, दांतों के दर्द में यूज़ करेंगे, ऐसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है तो उसमें यूज़ करेंगे, मसल्स में दर्द है उसमें, अर्थराइटिस हड्डियों में दर्द है, ऐसे ही फीवर हो रहा है, किसी को बुखार है तो उसमें आप यूज़ करेंगे इसको। ऐसे ही कॉमन कोल्ड यानी नॉर्मल जो सर्दी जुकाम होता है, खांसी आती है तो उसमें भी आप इसको क्या करेंगे, खांसी नहीं सॉरी, नॉर्मल जो सर्दी और जुकाम हो जाता है तो उसमें भी आप इसको यूज़ करेंगे। अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो अगर ये दवा खा रहे हैं तो आपको ये इफेक्ट्स दिख सकते हैं। यानी पैरासीटामोल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को मालूम नहीं है। इससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, किसी को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा छींका आने लग जाएं, हो सकता है कि उसके बदन पे कुछ चकत्ते पड़ जाएं, दाने निकल जाएं। ऐसे ही क्या हो सकता है, उसके साथ में ब्लडी और ब्लैक स्टूल, यानी वो जो टट्टी कर रहा है, जो स्टूल कर रहा है, वो क्या होता है, खून उसमें आ सकता है, ब्लड आ सकता है, या वो काला काला सा दिख सकता है। ऐसे ही जो यूरिन कर रहा है, जो पेशाब कर रहा है, वो भी क्या हो सकता है, उसमें भी ब्लड आ सकता है इसके खाने की वजह से। और क्या हो सकता है, ब्लैक उसका यूरिन आ सकता है। ऐसे ही यहाँ पे छूट गया है ए, पेन इन लोअर बैक, क्या है, पेन इन लोअर बैक, क्या दवा बहुत खा रहा है तो कमर में उसके दर्द हो सकता है। ऐसे ही स्मॉल रेड स्पॉट्स ऑन द स्किन, और उसके स्किन के ऊपर उसकी जो ये खाल है, जो स्किन है, उस पर क्या हो सकता है, छोटे छोटे लाल कलर के दाने दिख सकते हैं। ऐसे ही क्या है, अल्सर हो सकता है, कहाँ पे, लिप्स के ऊपर जो होंठ है उस पर अल्सर हो सकता है। ऐसे ही मुंह के अंदर भी अल्सर हो सकता है, यानी छाले पड़ सकते हैं, अंदर कट सकता है, जख्म बन सकता है। ऐसे ही अनयूजुअल टायर्डनेस और वीकनेस, ऐसे ही आदमी को अनयूजुअल यानी जो उसको यूजुअल नहीं, जैसा होता नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई है वो क्या बहुत दिनों से यही खा रहा दवा पैरासीटामोल, तो उसको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगेगी, वीकनेस यानी कमज़ोरी महसूस होने लगी, ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है। ऐसे ही सडन डिक्रीज इन दी अमाउंट ऑफ यूरिन, अगर ये दवा खा रहा है तो उसका साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि उसका पेशाब बिल्कुल कम हो जाए, बहुत कम पेशाब करे वो, जो कि अच्छी बात नहीं है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो अगर किसी को लीवर प्रॉब्लम है, लीवर की दिक्कत है, तो उसमें हम लोग ये दवा नहीं देंगे। ऐसे ही इन कंडीशन वेयर द बॉडी इज़ अनेबल टू मेंटेन एडिक्वेट ब्लड फ्लो, यानी अगर हमारी जो बॉडी है वो हमारे ब्लड के जो फ्लो का एक सिस्टम है, जो एक मुनासिब फ्लो है, वो मेंटेन नहीं कर पा रही, कुछ दिक्कत आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, तब भी हम पैरासीटामोल नहीं देंगे। अब इसका डोजेज कितना आप यूज़ करेंगे, किसी को दे रहे हैं तो 500 से, अगर कोई एडल्ट है, ठीक है, यानी 18 साल से 12 साल से ऊपर का है तो 500 से 650 mg तक दे सकते हैं। ड्यूरेशन क्या होगा, 4 से 6 घंटे के बाद दे सकते हैं, यानी दर्द कम नहीं हो रहा है तो 4 से 6 घंटे का ड्यूरेशन लेके आप दे सकते हैं। और एक दिन के अंदर 4000 मिलीग्राम से, यानी 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं यूज़ कराएंगे। ऐसे ही अगर बच्चा है जो 18 साल से कम का है तो उसको 15 mg या 12 mg, ठीक है, 12 mg या 15 mg पर kg के हिसाब से उसको देंगे। और ड्यूरेशन क्या होगा, वही 5 से 6 घंटे के बाद दे सकते हैं उसको भी, ठीक। तो ये क्या है, आपका जो फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, अगर ये आपको पूरे ये जो पढ़ाया मैंने, इसका मैं लिंक, इसका ये जो मैंने अभी पढ़ाया नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए पूरे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, अगर पूरे चैप्टर की पीडीएफ एक साथ असेंबल चाहिए आपको तो टेलीग्राम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।